हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है। ओके। और यहाँ जो लिखा हुआ है ना कि जो पढ़ाया वही आएगा, ये मेरी गारंटी है कि जितना पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, वहीं से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके। और ये सेकंड हमारा प्रैक्टिस सेट है दिल्ली पुलिस के लिए 2025। अगर वर्दी चाहिए तो भाई इतना तो करना पड़ेगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान में सरकार के कितने सत्रों का उल्लेख है, मतलब कितने टायर की गवर्नमेंट है। क्या 3 है, क्या 4 है, या 2 है, या 5 है। देखिए सत्र को हम लोग डिफाइन करते हैं कि 1 सत्र, 2 सत्र, 3 सत्र, ठीक है, उस तरीके से। तो हमारे यहाँ किस तरह की गवर्नमेंट है, सरकार कितने सत्र है। हमें पता है कि यार 3 सत्र हैं। 3 सत्र ये कैसे, देखो यार, हम एक देखते हैं संघ पर, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी राज्य, और तीसरी है पंचायत। तो कितने सत्रों का उल्लेख है, 3 सत्रों का उल्लेख है, ठीक है, केंद्र, राज्य और पंचायत वाले पर। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसको बोलते हैं पंचायत वाले को, ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो चीजें दी हुई हैं 4, 5, 2, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक, अब देखो यार यहां अल्पसंख्यकों की बात आ गई है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें जो मेन मेन वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लो, क्या इस वर्ड के ऊपर पूरा क्वेश्चन है। तो अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान, पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। अब यार देखो, राइट टू माइनॉरिटीज में हमने 2 आर्टिकल पढ़े थे, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो इतना तो हमें समझ आ गया कि भाई होगा तो आर्टिकल 29 या 30 में से ही। तो 28 एलिमेंट हो गया, 31 एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब बचा 29 और 30 में से। तो 29 में मैंने आपको बताया था कि यार कि जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपनी पसंद की जो भाषा है, उनकी भाषा, लिपि, ठीक है, उन्हें सुरक्षित रखने का अधिकार है। प्लस उन्हें भाषा के आधार पर, ठीक है, उनके संस्कृति के आधार पर किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रोका नहीं जाएगा। ये चीजें भी हैं और वो एब्सोल्यूट है, ठीक है, कि भाई वो होना ही नहीं चाहिए। तो ये तो हमारे आर्टिकल 29 में था। यहां पर कहीं भी पसंद की संस्थान की स्थापना के बारे में बात नहीं है। तो बचा क्या, आर्टिकल 30 बचा। तो ये चीज जो अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के संस्थान स्थापना का अधिकार जो है वो आर्टिकल 30 के अंदर है। इसमें देखो एक क्वेश्चन ये भी है कि उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार तो है, बट उसमें जो सिलेबस होगा, सिलेबस प्लस जो टीचर होंगे उनकी एलिजिबिलिटी, ठीक है, वो चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ऐसा नहीं है कि आपके इस अल्पसंख्यक वाले, जैसे मान के चलो मुस्लिमों का होता है, ठीक है, मदरसा होता है, तो उसमें 10वीं का जो सिलेबस गवर्नमेंट डिसाइड किया है ना वही पढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि उन्होंने अलग से अपनी 10वीं का, नहीं ये हम तो ये कुछ और पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है, अलग से सिलेबस बना दिया, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज आर्टिकल 30 के अंदर है। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मैंने अभी एब्सोल्यूट आर्टिकल्स के बारे में बात की। हमारे फंडामेंटल राइट्स में 2 ही आर्टिकल ऐसे हैं जो एब्सोल्यूट है, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24। 17 के बारे में पता है, छुआछूत, और जो 24 है उसके बारे में पता है आपको कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको कहीं भी जो हैजर्डस इंडस्ट्री है उनमें काम नहीं करवाया जाएगा। एब्सोल्यूट का सीधा सा मतलब है कि उनको लेकर कोई भी उनको ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यार हर आर्टिकल का कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल है। जैसे आर्टिकल 14 है विधि के समान समानता, ठीक है, तो हम देखें विधि का शासन जो है,
तो उसमें भी रीजनल रिस्ट्रिक्शन है, जैसे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, उनको अलग रखा गया है, ठीक है, उनको छूट है। आर्टिकल 19 में भी यही सारी चीज़ें हैं, आर्टिकल 15 में है, 16 में है। तो ये जो 2 आर्टिकल है ना, ये ऐसे हैं, इनके खिलाफ मतलब इनके अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं वो गलती से भी नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल आपको याद रखने एब्सोल्यूट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अस्पृश्यता निम्न में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध अधिकार के विरुद्ध है, बताओ। संवैधानिक उपचार, ये तो है नहीं भाई, संवैधानिक उपचार तो हम आर्टिकल 32 को बोलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, बताओ। धर्म का अधिकार, धर्म का अधिकार हमें पता भाई 25 से 28 है। समानता का अधिकार हमें पता भाई 14 से 18 है। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से है। 19 से कितने तक है बताओ। 19 से 22। ओके, अब देखो कि यार हमने अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, वो किस आर्टिकल में है, ये बताओ। वो आर्टिकल 17 में, अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है। तो 17 आर्टिकल कहाँ रिले करता है, वह 14 से 18 समानता, कि किसी के साथ कोई छुआछूत नहीं किया जाएगा, जो सदियों पहले होती थी, सभी को बराबर समान समझा जाएगा, तो समानता के अधिकार में ही आएगा। ओके, समझ गए ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए भाई इसका आंसर। जैसे देखो इसमें है कि 2011 के 97 मतलब 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने खालिस्तान से संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा, बताओ भाई। मैंने आपको पढ़ाया था जब हम फर्स्ट क्लास पढ़ रहे थे, तो उसमें 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ाया था, जो 2011 में हुआ था। तो इसमें क्या चीजें दी हुई हैं बताओ। तो क्या चीजें हैं इसमें, देखिए मैंने बताया था कि इसके अंदर सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात है, समझ गए। और हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड आर्टिकल्स कहाँ का पढ़ते हैं, एक तो हम आर्टिकल 19 के अंदर पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं आर्टिकल 43 बी, जो हमारा डीपीएसपी है, समझिए। तो अर्ध न्यायिक निकाय, इनके बारे में तो हमने बात की नहीं। अंतरराज्य संबंध, ठीक है भाई, इंटरस्टेट रिलेशंस, नदी और जलोश निकाय, इनसे तो रिलेटेड कुछ है नहीं। तो ये क्या है, ये सहकारी समितियों से रिलेटेड है, ठीक है। अर्ध न्यायिक न्याय का सीधा सा मतलब होता है कि जो न्यायिक कुर्सी है, लाइक मीन्स जज की कुर्सी पर कोई प्रशासनिक अधिकारी बैठा हुआ है, जैसे आप ट्रिब्यूनल्स की बात कर सकते हो, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बात कर सकते हो आप लोग, ओके। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अर्ध न्यायिक निकाय है। इनका सीधा सा मतलब होता है कि जो लाइक जुडिशरी है, ठीक है, कोर्ट है, तो उनके पास भाई बहुत ज़्यादा मुद्दे आते हैं, ठीक है, बहुत सारे केसेज हैं। तो वो जो केसेज है ना, उनको कम करने के लिए, ताकि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ना जाकर उनका सॉल्यूशन जो है यहीं पर हो जाए अर्ध न्यायिक निकायों में। तो अर्ध न्यायिक निकायों में क्या होता है कि जो न्यायिक कुर्सी है ना, उस पर कोई गैर न्यायिक व्यक्ति होता है, कोई जज नहीं बैठा होता उसका हेड, ठीक है, ये चीजें। चलो आगे चलते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से है, बताओ यार। ग्राम पंचायत के बारे में बात आ गई, कौन सा है। अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी, अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था, समझाया भी था। तो इसका होगा अनुच्छेद 40। अब भाई अनुच्छेद 37 में क्या है, 38 में क्या है, और 39 में क्या है। 39 में तो देखो 39 एफ तक आर्टिकल्स हैं, एफ तक उसके सब पार्ट्स दिए हुए हैं
इसमें हमें मेन चीज याद रखनी है कि जो मेल और फीमेल है, अगर वो दोनों एक ही पोस्ट पर हैं तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है। एफ में है कि जो बच्चे हैं उनके पोषण स्वास्थ्य की ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य से रिलेटेड बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। ठीक है। अनुच्छेद 37 में क्या है? 37 में दिया हुआ है कि जो हमारे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है बताओ? ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल है मतलब गैर परिवर्तनीय है कि अगर डीपीएसपी का हनन होता है तो हम उसको लेकर कोर्ट केस नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। और मैंने आपको 3 चीजें बताई थी जो नॉन जस्टिसिएबल है। कौन कौन सी? एक प्रेम्बल, ठीक है, प्लस डीपीएसपी, ठीक है, प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो नॉन जस्टिसिबल इन नेचर है। आर्टिकल 38 के अंदर तो भाई आपको मैंने बता दिया कि यार इसमें जो अपॉर्चुनिटीज के बारे में बातें हैं, स्टेटस अपॉर्चुनिटीज, इनइक्वलिटीज को कम करना है, वो आर्टिकल 38 बी के अंदर है। और आर्टिकल 38 ए के अंदर क्या है बताओ भाई? ए के अंदर क्या हो सकता है? सोचो। तो सोच लिया? इसमें क्या हो सकता है? इसमें है प्रमोट करना। प्रमोट करना किसको? वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है। लोक कल्याण को, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, प्लस सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस की बात है इसमें। ठीक है भैया। अब देखो यहां इस 38 ए आर्टिकल से कनेक्ट करते हैं। आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि यार जो नेता लोग जो होते हैं वो फ्रीबीज बांटते हैं। फ्रीबीज, फ्रीबीज का मतलब है कि इलेक्शन के टाइम पर वो कुछ ना कुछ मतलब पैसे, कुछ अच्छी अच्छी जॉब्स की बात करते हैं, कुछ कभी कुछ और बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो करवा देंगे। तो उन चीज़ों के बारे में जब इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो फ्रीबीज बांट रहे हो वो गलत है। तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है, उन्होंने अपने फेवर में बोला कि भाई हमारे आर्टिकल 38 के अंदर ये बोला गया है कि हम लोगों के कल्याण को बढ़ावा दें, तो हम वही कर रहे हैं, लोक कल्याण कर रहे हैं। ठीक है। तो ये वो उसके अगेंस्ट में बोला गया था कि हमारे डीपीएस में बोला है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? बताओ भाई कौन सा ऐसा बोलता है? देखो यार, क्या 35 है? नहीं भाई, क्योंकि 35 तो आपके लाइक उसमें आ गया ना, फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, 12 से 35 जो हमने पढ़े थे। और 35 में तो इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को। उसके बाद है 39। 39 में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है देश के शासन के मूलभूत होने वाली, मौलिक होने वाली, क्योंकि 39 में हमने पढ़ा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, इनइक्वलिटीज को कम करना। ठीक है, ये चीजें हैं। आर्टिकल 38 में अभी हमने देखा है उसमें कहीं भी ये चीज नहीं दी हुई है। तो ये चीज है कहां? ये चीज है आर्टिकल 37 के अंदर। तो आर्टिकल 37 के अंदर क्या क्या चीज दी हुई है बताओ भाई? हमने 38 देख लिया, 37 में 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि भाई वो नॉन जस्टिसिएबल है, प्लस दूसरा है कि शासन में मौलिक है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी कानून बना रहे हो सरकार, तो भाई वो डीपीएसपी को भी ध्यान में रखे। ठीक है। तो हम कोई भी कानून बना रहे हैं शासन के लिए, देश के शासन के लिए, गवर्नेंस के लिए, तो वो नीति निर्देशक सिद्धांत को भी ध्यान में रखे बनाए जाने चाहिए। ये चीज ये आर्टिकल 37 बोलता है।
ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? ठीक है भाई, कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता। बताओ भाई किसमें हो सकता है? तो ये कुछ दशाओं के बारे में है कि भाई कार्य, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित। तो देखो, मैंने आपको दमन वाली चीजें बताई थी। तो 41 में कुछ दशाएं हैं, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, ठीक है। 42 में मातृत्व, ठीक है। और 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी, ठीक है। 44 में भाई मैंने आपको यूसीसी की बात बताई है। तो बताओ कहां हो सकता है? ये कुछ दशाएं हैं, कुछ मामलों में, कुछ दशाओं में कार्य पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, सार्वजनिक सहायता के अधिकार। तो ये होगा आर्टिकल 41 से। समझ गए भैया? चलिए आगे चलें। चलिए आगे आपके सामने ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये बोल रहा है कि भारतीय संसद ने 2002 के 86वें, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी। ठीक है जी, मंजूरी दी थी, जो खालिस्तान के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। अब देखो यार, 86वें संविधान संशोधन की बात है, 6 से 17 तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा है 6, तो 5 को काट दो, 7 को काट दो, ठीक है, एलिमिनेट हो गया ये। हमने 6 पढ़ा है, तो बी और डी में से कोई एक होगा। क्या हमने कहीं 17 पढ़ा है? नहीं, हमने क्या पढ़ा था? 14। तो 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन होगा डी, ठीक है। ओके, तो ये देखो यहां मौलिक अधिकार की बात है ये, ठीक है। अगर कुछ डीपीएसपी की बोलता तो भाई, अगर यहां मौलिक कर्तव्य की बात करता तो भी 6 से 14 है। अगर यहां डीपीएसपी की बात करता तो होता 0 से 6 ईयर्स, ठीक है भाई। और एक किस आर्टिकल में है? मैंने बताया था कि आर्टिकल 45 ऐड किया गया है। ओके, चलिए ये रहा नेक्स्ट सवाल आपके आगे। इसमें है कि निम्न में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन से मैंने आपको बताया था कि ISS जो एक ग्रुप है उससे आप याद रख लो, और जो ओरिजिनल में है उसे HDR नाम से करेंसी है IMF में, वो याद रख लो। तो प्रस्तावना में I से क्या है? I से इंटीग्रिटी है, ठीक है। S फॉर सोशलिस्ट है और S फॉर सेकुलरिज्म है। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये चीजें ऐड की गई हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। भाईचारे वाली बात जो है वो तो पहले से ही थी कि भाई भाईचारा जो गरिमा का आश्वासन देता है, विचार स्वतंत्रता, न्याय, सामाजिक, ये चीजें थी। अब फिर अगर मैं क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड कर दूं कि भाईचारे वाली जो चीजें हैं वो हमें किस क्रांति से एडॉप्ट की है, बताओ भाई किससे है? तो वो है फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है भैया। और जो न्याय वाली चीजें हैं वो है रूसी क्रांति से, ठीक है बाबू जी। चलिए जी आगे बढ़े। तो ये कुछ चीजें मैं आपको रिकॉल करवाता चल रहा हूं, और ताकि आपका अच्छे से और रिवीजन हो जाए, क्योंकि दिसंबर में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर से जनवरी के बीच, तो ज़्यादा टाइम है नहीं। तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो,
टेस्ट सीरीज लगाओ मस्त आराम से, तभी काम बनेगा। ठीक है, और आपको पता भी है कि भाई जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा है, 50% वो कवर करता है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। एटलीस्ट कम से कम 30 से 35 मार्क्स तो आपके आने ही आने हैं चाहिए, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है निम्न में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? बताओ भाई। अच्छा, संसदीय सरकार जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मैंने आपको बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रेस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, जो लोकसभा है उसका विघटन हो जाता है, राज्यसभा विघटित नहीं होती है। ठीक है, अब देखो राज्यसभा का विघटन ये पूछ रहा है, विशेषता नहीं है। इसमें कह रहा है फर्स्ट में ही राज्यसभा का विघटन। यार हमने कभी देखा है क्या राज्यसभा भंग हुई हो? कभी कभी ऐसी न्यूज सुनी हो? नहीं सुनी ना। तो ऑप्शन यही होगा, राज्यसभा विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के मेंबर्स की टर्म कितना होता है? वो होता है 6 ईयर। हालांकि 1/3 मेंबर जो है हर 2 ईयर पर वो रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, बहुमत दल का शासन होगा, बिल्कुल सही बात है। विधायिका मंत्रियों की सदस्यता बिल्कुल सही है। नाम मात्र वास्तविक कार्यपालकों की उपस्थिति बिल्कुल। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि नॉमिनल हेड और रियल हेड, ठीक है, दो वर्ड आते हैं। एक तो है रियल हेड कौन होता है, और एक होता है कि नॉमिनल हेड कौन होता है। तो भैया रियल हेड जो है, जो वास्तव में शक्तियों का यूज करते हैं, वो कौन है? रियल हेड पीएम। आपने देखा होगा कि जितनी भी चीजें हो रही हैं वो पीएम साहब कर रहे हैं। भले ही हमें पता है कि राष्ट्रपति जी के नाम से हो रही हैं, क्योंकि हमने देखा था। ठीक है, एक्सटेंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ठीक है, आर्टिकल 77। ओके, ठीक है भाई। नॉमिनल हेड होते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, नाम मात्र। ओके, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आए हुए हैं कि वास्तविक हेड कौन होता है, ठीक है, और नॉमिनल हेड कौन होता है। ये गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, नॉट स्टेट। ठीक है, दो वर्ड और आते हैं, एक होता है हेड ऑफ स्टेट और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये वर्ड भी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि हेड ऑफ स्टेट जो राज्य का प्रमुख है वो कौन होता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो एक देश होता है उसे राज्य बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि हेड ऑफ स्टेट मीन्स वो बता दिया है कि ये हरियाणा राज्य है, ये यूपी राज्य है, ये राजस्थान है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हेड ऑफ स्टेट कौन होगा? हेड ऑफ स्टेट होंगे कौन? प्रेसिडेंट साहब। और हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे पीएम साहब। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई नो कि ये चीजें मैंने लेक्चर में नहीं बताई, पर मैंने आपको बोला था कि कुछ कुछ चीजें हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू भी करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस तरीके से। ठीक है, अब देखो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भाई उपाधियों की बात है, अरे भाई हमें तो पता है कि यार ये आर्टिकल 18 के अंदर बात है, पर हमें ये तो पता नहीं कि 18 के आर्टिकल के भी कुछ सब आर्टिकल हैं, 1 2 3 4, इनमें से कौन होगा? इनमें से होगा आर्टिकल ये 18(2). ठीक है, कैसे? देखो यार, आर्टिकल 18(1) में क्या चीजें हैं? आर्टिकल 18(1) में है कि जो सैन्य उपाधि है प्लस जो शैक्षणिक उपाधि है उनको एग्जेप्शन में रखा गया, अपवाद है। ये उपाधियां ली जा सकती है, इनसे अलग कोई उपाधि नहीं ले सकती। आर्टिकल 18(2) के अंदर मैंने आपको बता दिया कि कोई भी नागरिक अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
18(3) के अंदर है कि कोई नागरिक जो है, ठीक है, ओके, और वो गवर्नमेंट ऑफिस में है, सरकारी पद पर है, और वो कुछ ऐसा अच्छा काम कर देता है कि उसे कोई फॉरेन कंट्री उपाधि देना चाहता है, तब भी नहीं लेगा, बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के। प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, ये 18(3) में है। 18(4) में है कि कोई विदेशी व्यक्ति है जो भारत में किसी पद पर है। जैसे देखो बहुत सारे लाइक राजनयिक आते हैं, राजदूत जो होते हैं, ठीक है, वो आते हैं, और बहुत सारे लोग वैसे भी एनजीओ चैरिटीज वगैरह से भी जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया में काम कर रहा है और वो फॉरेन से कोई उपाधि ले रहा है, ठीक है, इंडिया में काम कर रहा है, कोई विदेशी है, तो उसे भी लेने से पहले प्रेसिडेंट साहब से परमिशन लेनी होगी। यहां वो क्वेश्चन डाइवर्ट कर सकता है कि प्रेसिडेंट की जगह वो पीएम बोल सकता है, वो होम मिनिस्टर बोल सकता है, वो लाइक सीजीआई बोल सकता है, ठीक है, या फिर वो बोल सकता है कि यार स्पीकर से परमिशन लेनी होगी। तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट, ठीक है भैया। आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिश की, तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? भाई देखो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिश की थी, ठीक है यार, तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि इन्हें जो ऐड किया गया है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से किया गया है। हमें पता है वो 1976 में हुआ था। 1976 में कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था? आपातकाल वाली चीज है भाई, याद रखो, इंदिरा गांधी, और उन्होंने क्या लगाया था? इमरजेंसी लगाई थी, और लोकसभा का टाइम बढ़ाया था, ठीक है। फिर जब उनके विरुद्ध सारी चीजें हो गई, उनके अगेंस्ट में चले गए, तो 1977 में पहली बार कोई गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट आई थी, और वो किसकी थी बताओ? मोरारजी देसाई की। ठीक है भैया, ओके जी। तो ये याद रखनी है आपको, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ देता है वो, तो अपने को याद रखना चाहिए, ठीक है। ये रैंडमली बम फोड़ दिया जाएगा कभी ना कभी। सेम ऐसे ही भारत को अर्धसंघ के रूप में किसने वर्णित किया है? आइवर ये केसी वीमर ने, नॉट आइवर जेनिंग्स, केसी वीमर। ये अर्धसंघ, क्वाजी फेडरल, इसका मतलब क्या है? वर्ड तो हमने देख लिया कि यार अर्धसंघ है क्या। देखो यार, हम भारत में देखते हैं कि भारत में कुछ केसेज ऐसे हैं जिसमें यूनियन स्ट्रांग है, ओके, और कुछ केसेज ऐसे हैं जिसमें यूनियन से ज्यादा पावर स्टेट के पास भी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ एकात्मक और संघात्मक दोनों फीचर हैं, ठीक है भैया। संघात्मक का मतलब है कि दोनों के पास पावर है, यूनियन के पास भी और स्टेट के पास भी। एकात्मक में है यूनियन के पास ज्यादा पावर है, जैसे आप इमरजेंसी प्रोविजन देखो, वो एकात्मक फीचर है, ठीक है। संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया देखो, वो संघात्मक है, क्योंकि 50% प्लस स्टेट से परमिशन में चाहिए होती है ना। फिर एक और मैं आप बताऊं आपको कि एक है इंटीग्रेटेड जुडिशरी और एक है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये इंटीग्रेटेड है, वो एकात्मक फीचर है, और जो इंडिपेंडेंट है वो संघात्मक फीचर है। एकात्मक कैसे है? क्योंकि देखो, यहां से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे बढ़ रही है ना, ऐसे किसी और चीज के पास तो जा ही नहीं रही। इंडिपेंडेंट कैसे है? कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, संघात्मक फीचर है कि आपके राज्य के पास भी हाई कोर्ट है अपना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में ही वो चीजें करोगे, तो हाई कोर्ट में भी कुछ पावर है, समझ गए? तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 51 में निम्न में से
कौन सा शामिल है, बताओ। अनुच्छेद 51, यार ये तो हमने पढ़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यही आएगा। कृषि पशुपालन का संगठन, अरे भाई ये तो हम लोगों ने 48 में पढ़ा है, ठीक है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता 44 में है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण किस में है, 50 में है। हो गया भाई, सोचो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये है कि लाइक भारतीय संविधान का, सॉरी, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है, बताओ भाई। सहकारी समितियों की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मैंने आपको आर्टिकल भी बताया, आर्टिकल 43 भी यही तो है ना, और तो कोई है नहीं। ओके, और तो कुछ है नहीं इसमें, हमने पढ़ लिया था। बट ये जो अदर आर्टिकल है वो भी तो हमें देखने हैं। आर्टिकल 39A के अंदर मैंने आपको बताया था फ्री लीगल एड, ठीक है, जो आपको फ्री कानूनी सहायता दी जाएगी। 51A के अंदर क्या पढ़ा था हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अनुच्छेद 31B इसमें है कि जो भी आर्टिकल लाइक आर्टिकल नहीं, सॉरी, जो भी केसेस जो हैं, ठीक है, वो शेड्यूल 9 में ऐड किए जाएंगे। जो भी मतलब चीजें हैं, लाइक पहले तो भूमि रिलेटेड कानून ही लाइक शेड्यूल 9 में ऐड किए गए थे, बट अब इसका जो एरिया है वो ब्रॉड कर दिया है, लाइक रेप से रिलेटेड, ठीक है, और टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ कानून इसके अंदर ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो ऐड अगर कर दिए जाए तो उनके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा, ये चीज इसमें है। बट अगर ये कानून बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाते हैं, मूल ढांचा के खिलाफ जाते हैं, तो तब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये चीज आर्टिकल 31B में है। ओके, आर्टिकल 31 हमें पता है संपत्ति वाला अधिकार है, ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य की बात है जो हमने आर्टिकल 51A में पढ़ा, ओके। सार्वजनिक संपत्ति की नहीं पूछा है, संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को समाप्त करना, स्वतंत्र, ये तो था, हमने देखा था, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को संजोना और उनका पालन करना, ये भी है। वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना विकसित करना, ये भी हमने देखा था। 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा, क्या ये देखा था, ये नहीं था कहीं पर भी, ठीक है भैया। तो ये कहीं पर भी मेंशन नहीं था, तो ये चीज यहां पर नहीं होगी, ओके। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, ओके जी। आगे बढ़े, चलिए इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बताओ यार। भारतीय संविधान की विशेषता पूछा है, नॉट जो संसदीय सरकार की विशेषता, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा है। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है हमारे यहाँ। भारतीय संविधान में कुछ कठोरता के फीचर हैं, कुछ लचीलेपन की भी हैं। जैसे कठोरता के फीचर क्या है, संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया, 50% प्लस स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है भैया, पता चल गई, ठीक है। फिर लचीलेपन का क्या है, सिंपल मेजोरिटी से उसमें अमेंड कर सकते हो, शेड्यूल 5 हो गया, 6 हो गया,
ठीक है। विधान परिषद क्रिएट करनी हो वो भी बिना अमेंडमेंट के कर सकते हो, ठीक है। ये चीज हो गई। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है, बिल्कुल। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार बिल्कुल है, 325-26 पढ़ा होगा आपने। दोहरी नागरिकता ये हमारे यहाँ का फीचर नहीं है। कोई भी इंडिया में, चाहे उसका रेजिडेंस कहीं का हो, चाहे वो कहीं का निवासी हो, ठीक है, इंडिया के अंदर उसकी नागरिकता एक ही होगी। क्या होगी? कि वो भारतीय नागरिक है, ठीक है। यूएसए के अंदर दोहरी नागरिकता है, ओके, क्योंकि वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, कि हमने स्टेट्स को ऐसे होल्ड किया हुआ है, ओके। जबकि वहां स्टेट्स एक साथ आए हैं तब उन्होंने सेंटर बनाया है। उसके बहुत सारे नुकसान हैं क्या दोहरी नागरिकता के, क्योंकि स्टेट जो है नागरिकता के बेसिस पर अपने नागरिकों के साथ मतलब कुछ फायदे वाली चीजें कर सकता है, दूसरों के साथ नुकसान वाली चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये हमारा फीचर नहीं है दोहरी नागरिकता, ठीक है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके सामने कि भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई? भाई आयरलैंड से बताओ। अरे भाई हमें पता है, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार यूएसए से है, हमें पता है। कानून का शासन ब्रिटेन से है, हमें पता है। समवर्ती सूची ये कहाँ से? कनकरेंट लिस्ट है, बताओ 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 बताओ। ऑस्ट्रेलिया है क्या? ऑस्ट्रेलिया होगा इसका, बताओ। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया ही है ना, है यही होगा भैया, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? चलो, तो इसका क्या होगा? इसका होगा डी। चले आगे। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्न में से किसका वर्णन है? 36 से 51 में बताओ भाई। अरे यार डीपीएसपी का वर्णन है पता है। संघ से पार्ट 5 में है। ठीक है, ओके। उसके बाद मौलिक कर्तव्य हमें पता है किसमें है। मौलिक कर्तव्य पार्ट 4 51 है। मौलिक अधिकार हमें पता है भाई 1235 हो गया। अब यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई शेयर करना ना भूलें, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा नॉलेज जो मिल रही है उसको लेकर लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।